तो आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी में उतर रहे हैं जो काफी परेशान करने वाली है और शायद इसीलिए जरूरी भी है। ये कहानी दो लोगों की है जो हजारों मील दूर दो अलग-अलग देशों में रहते हैं। एक है नॉर्मा जापान में, जो हत्या को एक आर्ट फॉर्म मतलब एक कला मानता है। और दूसरा है बायू, इंडोनेशिया का एक पत्रकार जिसकी कह सकते हैं दुनिया ही बिखर चुकी है। बिल्कुल। और इन दोनों को जो चीज जोड़ती है वो है डार्क वेब और हिंसा। हाँ, और इस सिर्फ एक थ्रिलर कहानी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक इंसान अपनी मर्जी से दानव बनता है और दूसरा हालात के चलते उस रास्ते पर धकेल दिया जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट की ये जो गुमनाम दुनिया है वो किसी के अंदर के शैतान को कैसे बाहर ला सकती है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं नॉर्मा से। फिल्म हमें सीधे उसके काम के बीच में ले जाती है। वो एक सेफ्टी सूट पहने हुए है, एक बाथरूम में लाश पड़ी है और वो उसे एसिड से ठिकाने लगा रहा है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून है। ये दिखाता है कि उसके लिए ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो एक एक प्रक्रिया है, एक रूटीन है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, और यही सबसे दिलचस्प बात है। वो सिर्फ मारता नहीं है, बल्कि अपनी हर हत्या को रिकॉर्ड करता है। वो एक एक परफॉर्मर है। एक परफॉर्मर मतलब उसे दर्शक चाहिए। बिल्कुल, उसे अपनी कला के लिए एक ऑडियंस चाहिए। वो इन वीडियोस को डार्क वेब पर अपलोड करता है, जहां लाखों लोग उसे देखते हैं। तो उसे पहचान चाहिए, लेकिन गुमनाम रहकर। ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। सही कहा। और ये आज के इंटरनेट कल्चर का एक बहुत स्याह पहलू है। ये कोई आम नार्सिसिज्म मतलब आत्ममोह नहीं है। उसे तारीफ चाहिए, भले ही वो तारीफ डार्क वेब पर बैठे गुमनाम चेहरों से आए। और वो पुलिस से बचने के लिए भी काफी शातिर है। बहुत ज्यादा। वो पब्लिक साइबर कैफे इस्तेमाल करता है, हर सबूत मिटा देता है। और इसी शातिर दिमाग से वो अपना अगला शिकार भी ढूंढता है। हिसाई नाम की एक लड़की जिसका एक ऑटिस्टिक भाई है। हाँ, और वो उसके सामने एक बहुत अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है। ये सब एक जाल है, एक शिकारी की तरह। बिल्कुल। वो लोगों की अच्छाई को ही उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो एक तरफ जापान में ये नॉर्मा है जो इस हिंसा को चुनता है, उसे सेलिब्रेट करता है। पर कहानी का असली डर तब शुरू होता है जब हम इंडोनेशिया में बायू से मिलते हैं। सही कहा। बायू के लिए यह हिंसा चुनाव नहीं, बल्कि एक फिसलन है। उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी है। हाँ, एक अमीर बिजनेसमैन से पंगा लेने की वजह से उसकी पत्रकार की नौकरी चली गई। घर में कलह की वजह से उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर चले गए। वो पूरी तरह टूट चुका है। और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो नॉर्मा के बनाए खौफनाक वीडियोस देखता है। तो यहीं पर वो सवाल उठता है, क्या वो सिर्फ एक दर्शक है या ये वीडियोस उसके अंदर किसी सोई हुई चीज को जगा रहे हैं? बिल्कुल। फिल्म यही सवाल उठाती है, क्या हिंसक कंटेंट देखने से कोई हिंसक बनता है, या ये सिर्फ अंदर पहले से मौजूद हिंसा को बाहर आने का एक बहाना देता है। और बायू के केस में हालात उसे धक्का दे देते हैं। बहुत जोर से। एक रात वो टैक्सी से घर लौट रहा होता है और उसे लूटने की कोशिश की जाती है। और वो लोग सिर्फ उसे लूटना नहीं चाहते, वो उसका वीडियो भी बनाना चाहते हैं। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। आत्मरक्षा में वो बंदूक छीनता है, लेकिन वो सिर्फ रुकता नहीं, वो उन तीनों को गोली मार देता है। हाँ, और जिस बेरहमी से वो उन्हें मारता है, ऐसा लगता है जैसे नॉर्मा के वीडियोस ने उसे अनजाने में ट्रेन कर दिया हो। हिचकिचाहट खत्म हो गई थी। बिल्कुल। बाद में उसे पछतावा तो होता है, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करता है जो चौंकाने वाला है। वो भी नॉर्मा की तरह उन लाशों का वीडियो बनाता है। हाँ, और यही वो पल है जब दर्शक एक निर्माता बन जाता है। द कंज्यूमर बिकम्स द क्रिएटर। और वो उस वीडियो को घर आकर डार्क वेब पर अपलोड कर देता है। शायद वो ये देखना चाहता था कि उसकी इस हरकत पर दुनिया क्या प्रतिक्रिया देती है। या शायद वो किसी से जोड़ना चाहता था। और उसे कनेक्शन मिल भी जाता है। जापान में नॉर्मा उसका वीडियो देखता है और हैरान रह जाता है। उसे बायू के काम में एक रॉ टैलेंट नजर आता है। उसे लगता है कि उसे अपना शिष्य मिल गया है। तो वो उसे ट्रैक करता है। हाँ, और एक वीडियो कॉल का लिंक भेजता है। दोनों अपना चेहरा छिपाकर बात करते हैं। बायू डरा हुआ है, लेकिन नॉर्मा उसे एक गुरु की तरह सलाह देता है। वो कहता है, अगली बार ऐसा कुछ करो तो उसे पब्लिक सर्वर पर अपलोड करना, अपने प्राइवेट डिवाइस से नहीं। तो अब बायू के पास एक मेंटर है जो उसे बेहतर कातिल बनने के तरीके सिखा रहा है। लेकिन बायू अब भी खुद को नॉर्मा से अलग समझता है ना। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है।
बायू खुद को ये यकीन दिलाता है कि उसकी हिंसा न्याय है। अच्छा। वो उस बिजनेसमैन के वकील को अपना अगला निशाना बनाता है, जो बच्चों का शोषण करता था। वो उसे जिंदा जला देता है और खुद को तसल्ली देता है कि उसने एक बुरे आदमी को मारा है। मतलब वो एक तरह का विजिलेंटे बन रहा है। वो सोचता है नॉर्मा बेगुनाहों को मारता है, मैं सिर्फ अपराधियों को मारता हूँ। बिल्कुल, वो अपने लिए एक नैतिक दायरा बना रहा है। लेकिन हिंसा का नशा ऐसा ही होता है ना? वो आपको वजह देता है। फर्क बस इतना है कि नॉर्मा अपनी असलियत जानता है, बायू खुद से झूठ बोल रहा है। और नॉर्मा ये जानता है। हाँ, वो इंतजार कर रहा है कि बायू की ये झूठी दुनिया कब टूटेगी। और वो दुनिया बहुत जल्द टूट जाती है। नॉर्मा उससे सलाह देता है कि अपने दुश्मन से लड़ो। तो बायू उस बिजनेसमैन को मारने जाता है, लेकिन वहां एक गलती हो जाती है और वो बिजनेसमैन की जगह उसके बेगुनाह बेटे को मार देता है। और बस उसी पल सही गलत की उसकी अपनी बनाई दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। वो उस लाइन को पार कर चुका है। हाँ, अब वो और नॉर्मा में कोई फर्क नहीं बचा। एक तरफ बायो अपने बनाए जाल में फंस रहा है, तो दूसरी तरफ जापान में नॉर्मा का जाल भी कमजोर पड़ रहा है। हिसाई को उस पर शक होने लगता है। और वो सच का पता लगाने के लिए नॉर्मा के घर पहुंच जाती है और कहानी में सब कुछ एक साथ होने लगता है। मतलब? जिस वक्त हिसाई दरवाजे पर है, उसी वक्त नॉर्मा घर के अंदर एक और लड़की को मारने की तैयारी कर रहा है। और ये सब कुछ बायो वीडियो कॉल पर लाइव देख रहा है। हाँ, ये सीन बहुत तनाव भरा है। बायो उस बंधी हुई लड़की से चिल्लाने को कहता है ताकि बाहर खड़ी हिसाई सुन सके। लड़की की चीख सुनकर हिसाई अंदर घुसने की कोशिश करती है। वो उस लड़की को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मा उन दोनों को पकड़ लेता है और बेरहमी से मार देता है। और बायू ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है। वो कुछ नहीं कर पाता, वो टूट जाता है और चीखता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लेकिन ये चीख नॉर्मा के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। यहीं पर फिल्म का टाइटल मिरर ऑफ मॉन्स्टर्स, मतलब दानवों का आईना, एकदम साफ हो जाता है। बिल्कुल, नॉर्मा उसके लिए एक आईना है जिसमें बायू को अपना वो भविष्य दिख रहा है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। उसका डर असल में खुद को पहचानने का डर है। इस घटना के बाद नॉर्मा खेल को अगले लेवल पर ले जाता है। वो इंडोनेशिया आता है बायू से मिलने। वो उसके घर पहुंचता है और उसकी पत्नी को मार डालता है। सिर्फ मारता नहीं, बल्कि उसे टॉर्चर करता है। और जब बायू घर लौटकर ये सब देखता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। नॉर्मा अब सिर्फ उसे सिखा नहीं रहा है, वो उसे तोड़ रहा है। वो बायू से वो हर चीज छीन लेना चाहता है जो उसे इंसान बनाती है। और कहानी का अंत तो और भी ज्यादा भयानक है। बायू को बिजनेसमैन के आदमी पकड़ लेते हैं जिसने अब बायू की बेटी को भी अगवा कर लिया है। लेकिन फिर नॉर्मा एक हीरो की तरह आता है और बायू को बचाता है। वो उस बिजनेसमैन को अधमरा कर देता है और फिर बंदूक बायू को थमा देता है। हाँ, वो बायू को उसकी बेटी के सामने उस बिजनेसमैन को मारने पर मजबूर करता है। वो कहता है, या तो इसे मारो या मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। और ठीक जिस पल मजबूर होकर बायू गोली चलाता है, नॉर्मा उसकी बेटी की आंखों से पट्टी हटा देता है। और वो अपने पिता को एक कातिल के रूप में देखती है और उससे नफरत करने लगती है। यही नॉर्मा का असली मकसद था। बिल्कुल। सिर्फ मारना नहीं, बल्कि किसी की आत्मा को खत्म कर देना। वो ये साबित करना चाहता था कि कोई भी इंसान टूटकर दानव बन सकता है। उसने बायू से वो आखिरी चीज भी छीन ली, उसकी बेटी का प्यार। बायू समझ जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो अपनी बेटी को आखिरी बार गले लगाने का नाटक करता है और चुपके से एक हथकड़ी का एक सिरा अपनी कलाई में और दूसरा नॉर्मा की कलाई में बांध लेता है। ये उसका आखिरी दाव है। एक ऐसा दांव जहां जीत किसी की नहीं होनी। नॉर्मा को जब एहसास होता है कि बायू कभी पूरी तरह उसकी तरह नहीं बनेगा, तो वो उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही बायो बिल्डिंग से नीचे गिरता है और हथकड़ी से बंधा नॉर्मा भी उसके साथ नीचे खिंच जाता है। एक साथ मौत। तो इस सब का क्या मतलब है? इस कहानी के अंत में हम कहाँ पहुंचते हैं? बायो तो तुरंत मर जाता है, लेकिन नॉर्मा जिंदा बचता है, दर्द से तड़प रहा है। और तभी एक बच्चा वहां आता है, अपना फोन निकालता है और उसका वीडियो बनाने लगता है। और यही कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। जिस तमाशे को नॉर्मा ने शुरू किया था, आज वो खुद उसका हिस्सा है। मरते हुए उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि वो अपने शिकार को कितना दर्द देता था। बिल्कुल, जो दर्द वो दूसरों को दिखाकर एंजॉय करता था, आज दुनिया उसके दर्द का वीडियो बना रही है। तो ये कहानी सिर्फ 2 कातिलों के बारे में नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन अनगिनत दर्शकों के बारे में भी है जो इस हिंसा को मनोरंजन की तरह देखते हैं, चाहे वो डार्क वेब पर बैठे लाखों लोग हों या अंत में वीडियो बनाने वाला वो बच्चा इस साइकिल का अगला पड़ाव है। सही कहा। फिल्म समाज के उस स्याह पहलू पर एक रोशनी डालती है जो इस तरह की हिंसा का उपभोग करता है
और अनजाने में उसे बढ़ावा देता है। कहानी नॉर्मा के इस एहसास के साथ खत्म होती है, लेकिन मेरे दिमाग में बायू रह गया है। वो तो यही मानकर मरा कि वो एक दानव है जिसे उसकी अपनी बेटी ने भी ठुकरा दिया। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या बायू के इस आखिरी बलिदान ने, जिसमें वो नॉर्मा को भी अपने साथ ले गया, उसे किसी तरह की मुक्ति दिलाई, या ये सिर्फ एक ऐसे इंसान का आखिरी कदम था जो खुद समेत अपना सब कुछ हार चुका था।